हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। आज हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ओके, एंड टाइप्स ऑफ फैमिली एक्सेट्रा। आज की वीडियो में हम ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं फैमिली से रिलेटेड, जो कि एक आपका बेस बनाती हैं, है ना, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी सोशोलॉजी से रिलेटेड है आपका, चाहे वो बीए का एग्ज़ाम हो या एमए का हो, पीजीटी हो, ठीक है, नेट हो, और जो है नेट के लिए एक बेस आपका क्रिएट करता है ये, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, या अगर मैं इस चीज़ को ना पढ़ूं बल्कि आपको एक बेसिक बात बताऊं फैमिली के बारे में, तो ये जो एक परिवार है, ये क्या है? एक समूह है ना। ये एक ऐसा समूह है, समूह का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग हों कई सारे, है ना, वो हम उसे एक आम भाषा में समूह मान लेते हैं। तो ये जो परिवार है, ये एक ऐसा समूह है, इसके बिना हम मानव समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, है ना भाई। हमारा जो समाज है, मानव समाज है, वो कैसे बनता है? परिवारों का एक योग ही तो है। बहुत सारे परिवार हैं, उन्हें आपस में मिला दिया हमने, देखा जाए तो वही सब क्या बन गया? वो पूरा समाज बन गया। तो एक समाज की कल्पना हम बिना परिवार के नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये जो परिवार है आपका, ये जो भी जितने भी सामाजिक समूह हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और एक व्यापक समूह है। चाहे छोटा एक कह सकते हो आदिम समाज रहा हो, या आपका सभ्य समाज हो, बड़ा हो, छोटा समाज हो, या पुरातन समाज हो, या आधुनिक समाज हो, ठीक है, किसी भी कोई भी समाज हो आपका, सभी समाजों में प्रजनन के लिए और बच्चों के पालन पोषण के लिए परिवार रूपी जो समूह है वो हमेशा से ही आवश्यक रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? मतलब कोई भी समाज रहा हो आपका, चाहे वो वर्तमान समाज हो, पहले का हो, कोई सभ्य समाज हो, ठीक है, या आदिम समाज हो आपका, कोई भी हो, सभी जगह पे बच्चों के पालन पोषण के लिए और उनके प्रजनन के लिए जो है इसकी आवश्यकता रही ही है। तो जो परिवार है वो एक कैसा, एक स्थायी और सार्वभौमिक व्यवस्था है। यानी कि स्थायी है, यानी कि ये रहता ही है ना, ऐसा नहीं है ऐसे ख़त्म हो जाता है। और सार्वभौम व्यवस्था है, मतलब जो सभी जगह पाई जाती है ना, हर एक समाज में पाई जाती है। चाहे हम अपने यहाँ की बात कर लें, चाहे विदेशों की बात करें, जंगलियों की बात कर लें, ठीक है, मतलब जंगली इन द सेंस आदिम समाज हो गया हमारा, ठीक है, या जनजातीय समाज हो गया। कहीं पे भी देखें तो परिवार रूपी संस्था हर एक समाज में पाई जाती है। अब वो बात अलग है कि हर एक समाज में परिवार एक ही प्रकार का नहीं होता, अलग अलग टाइप के परिवार पाए जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के परिवार जो हैं वो अलग अलग समाजों में हैं। जैसे भाई हम अपने समाज में देखते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं हमारे, एकाकी परिवार हमने देखे हैं कि आजकल इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है ना। एकाकी परिवार का मतलब क्या है? पति पत्नी हैं और उनके अविवाहित बच्चे अगर उनके साथ में रह रहे हैं तो उसको हम एकाकी परिवार कह देते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, है ना। पहले हमने देखा था कि जो है जॉइंट फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। गाँव में हम अभी भी देखते हैं कि जॉइंट फैमिलीज़ हैं, कि बहुत सारे जो जनरेशन्स हैं वो साथ में रह रही हैं, कि भी दादा दादी भी रह रहे हैं, चाचा चाची भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भी रह रहे हैं, बुआ भी रह रही हैं। तो ये क्या है? ये जॉइंट फैमिलीज़ हो गई। कई सारी जनरेशन्स जब एक साथ रहती हैं तो वो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, है ना। तो हर एक समाज में अलग अलग प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। तो अगर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जो लिखा हुआ है ना, समझ में आया होगा आई होप, कि परिवार क्या है, हम इसको कैसे डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे। यही कहेंगे कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार ना रहा हो आपका, ठीक है, चाहे वो आदिम समाज हो या फिर आपका जो है आधुनिक समाज हो या सभ्य समाज हो, कोई भी समाज रहा हो, ठीक है। तो एक ये सार्वभौमिक संस्था है जो सभी समाजों में पाई जाती है, ठीक है, और इसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं हर एक समाज में। तो सभ्यता के आरंभिक काल से ही जब व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न आरंभ हुआ, है ना, मतलब जो लोगों के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप हैं, अब ये कोशिश करी गई कि उन्हें एक व्यवस्थित रूप दिया जाए, ठीक है। मतलब जब शुरुआती समय था तब तो नहीं पता था ना कि किसके संग में रहना है, किसके संग में नहीं रहना है, किसके संग में विवाह हो सकता है, कौन भाई है, कौन बहन है, ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, ठीक है ना। तो व्यक्तियों के बीच के जो संबंध हैं उनको व्यवस्थित रूप देने के लिए ये सोचा गया कि भाई एक संस्था होनी चाहिए, ठीक है, कि एक संस्था को विकसित किया जाना चाहिए जिसकी सहायता से स्त्री पुरुषों के संबंधों को व्यवस्थित बनाया जा सके, ठीक है। व्यवस्थित रूप देने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, ये सोचा गया, ठीक।
एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ। हाँ ठीक है, संबंधित स्त्री पुरुषों के संबंधों को नियमित बनाया जा सके एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, या बच्चों के जन्म को वैध रूप दिया जा सके, बच्चों के पालन पोषण और समाजीकरण की समुचित व्यवस्था की जा सके। तो इन सब कार्यों को करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इन सब कामों को करे। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिन नियमों के द्वारा कुछ व्यक्तियों को एक ही घर में साथ साथ रहने और अपने संबंधों को व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया, नियमों की उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि परिवार का विचार आया कहाँ से होगा, कि जब लोग आपस में रह रहे थे, है ना, अब उन्हें ये लगा कि भाई ऐसे तो कोई एक तरीके से कह सकते हो ना, एक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो उन्होंने उन व्यक्तियों के संबंधों को व्यवस्थित रूप देने के लिए क्या करा? कुछ नियम बना दिए, है ना, ये एक संस्था का विकास कर दिया, है ना। वही नियमों की जो व्यवस्था है वही क्या है? वही परिवार है। कौन कौन से नियम? उन्होंने कहा स्त्री और पुरुषों के बीच के जो संबंध हैं भाई उन्हें एक रूप दिया जा सके, उन्हें नियमित बनाया जा सके, उनसे जो संतान जन्म ले रही है उसको वैध कैसे हम मानेंगे, है ना। फिर उनके जो पालन पोषण है, उनका जो समाजीकरण है उसकी व्यवस्था कौन करेगा। तो इन सब कार्यों को करने के लिए ही उन्होंने क्या करा? परिवार रूपी संस्था को बनाया। ठीक है, यहाँ से तो आया आपका परिवार का कॉन्सेप्ट। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको एक बार लॉजिकली थोड़ा सा सोच के देखो तो बहुत इजी है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारा फैमिली शब्द है, ठीक है, ये लैटिन शब्द फैमुलस से बना है ना। और ये जो फैमुलस शब्द है वो सबसे पहले एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया था। फैमिली शब्द रोमन भाषा के फैमिलिया से निकला है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि एल्मर की बुक का क्या नाम है? सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। फैमिली शब्द एक ऐसी समिति या संस्था है जहाँ पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित रहते हैं। ठीक है, ये अगर एक आप डिफ़ाइन करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो कि फैमिली क्या है? एक ऐसी संस्था है जिसमें पति पत्नी एक ही निवास में बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित निवास करते हैं। इसे आप इंग्लिश में भी इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अ फैमिली इज़ अ सोशली डिफाइंड सेट, यानी कि सोसाइटी ने उसको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, अ फैमिली इज़ अ सोशली डिफाइंड सेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट लीस्ट टू पीपल हु आर रिलेटेड बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्टेशन। ओके जी, तो ये हो गया आपकी फैमिली की डेफिनेशन। मर्डॉक ने अपनी पुस्तक, इनकी जो बुक थी सोशल स्ट्रक्चर, जो कि आई थी 1949 में, उसमें इन्होंने 250 सोसाइटीज़, ठीक है, 250 समाजों का अध्ययन किया और ये पाया कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो, यानी कि सभी समाजों में परिवार पाया जाता है। किसने अध्ययन किया इस बात का? मर्डॉक ने। उनकी पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर, और कितने समाजों का अध्ययन किया है? 250। ठीक है, 250 समाजों का अध्ययन किया है। बहुत पूछा भी जाता है ये। ठीक है, तो ये सब जो है आपको फैक्ट्स भी याद करते चलने हैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ। ठीक है, और इसके बारे में देखो, मैकाइवर और पेज ने भी कहा है परिवार के बारे में कि संकट काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए तो वह जीवन पर्यंत परिश्रम करता रहता है। यानी कि ये जो फैमिली है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैमिली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, है ना, कि उसके लिए तो व्यक्ति ज़िंदगी भर काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है अपनी फैमिली के लिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे कुछ परिभाषाएँ हैं जो कि आपके अलग अलग सोशलॉजिस्ट ने दी हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहली डेफिनेशन है आपकी मैकाइवर और पेज ने जो कि दी है। ठीक है, क्या लिखा है? परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित होता है और इतना छोटा एवं शक्तिशाली है जो संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ठीक है, यानी कि परिवार क्या है? एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, लेकिन ये इतना छोटा और शक्तिशाली होता है जो कि संतान के जन्म, है ना, और उसके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। द फैमिली इज़ अ ग्रुप डिफाइंड बाई सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। किसकी डेफिनेशन है? मैकाइवर एवं, ठीक है, एंड पेज की। और इनकी जो बुक है उसका नाम क्या था? सोसाइटी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो सोसाइटी है ये किसकी बुक है? मैकाइवर एंड पेज की है, और इसी में उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी अपनी फैमिली की। ओके, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, आई थिंक बहुत अच्छे से ये नज़र नहीं आ रहा है। येलो ये दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑगबर्न एवं निमकॉफ की।
इन्होंने क्या बोला है, देखो फैमिली के बारे में इन्होंने बोला है कि परिवार क्या है, बच्चों अथवा बिना बच्चों वाले, यानी पति पत्नी, यानी कि पति पत्नी हैं, अब उनके बच्चे हों या ना हों, अथवा किसी पुरुष अथवा स्त्री में से एक के साथ रहने वाले बच्चों की लगभग एक स्थायी समिति है। ठीक है, इन्होंने कहा भाई पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हों तब भी वो परिवार हैं, बच्चे ना हों तब भी वो परिवार ही कहलाएंगे, है ना। या फिर किसी पुरुष के साथ में उसके बच्चे रह रहे हों या किसी स्त्री के साथ में उसके बच्चे रह रहे हों, उसको भी हम परिवार ही कहेंगे, है ना। मान लो एक पुरुष है, उसकी पत्नी नहीं है जीवित, बच्चे हैं उसके, तो भाई वो भी तो फैमिली है। तो उन्होंने क्या कहा है कि परिवार बच्चों अथवा बिना बच्चों वाले पति पत्नी या फिर किसी पुरुष या स्त्री में से एक के ही साथ रहने वाले बच्चों की लगभग एक स्थायी समिति है। ठीक है, ये ऑगबर्न एवं निमकॉफ की डेफिनेशन हो गई। इन्होंने इसके बाद में इनकी जो बुक है द फैमिली, उसमें इन्होंने यह स्वीकार किया कि परिवार के लिए माता पिता के साथ उनके बच्चों का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, फैमिली बुक किसकी है, ऑगबर्न। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसबर्ट की है। परिवार का अर्थ इन्होंने क्या बोला, सामान्यतः एक ऐसे स्त्री और पुरुष से है जो एक या एक से अधिक बच्चों से स्थायी रूप से संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कि स्त्री पुरुष जब एक या एक से अधिक बच्चों से स्थायी रूप से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। ठीक है, फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरली अ मैन एंड वुमेन परमानेंटली यूनाइटेड विद वन और मोर चिल्ड्रन। ठीक है, जिस वर्ड की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है वर्गेस एवं लॉक की। इन्होंने क्या बोला है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है ना। भाई परिवार क्या, व्यक्तियों का समूह ही तो है, जब लोग बहुत सारे लोग आपस में ये एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ संबंध है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारी फैमिली हो गई। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला है कि परिवार क्या है, ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब भाई इनका आपस में विवाह हुआ हो तभी एक दूसरे से जुड़े हों, या भाई इनके जो बच्चे होंगे वो इनसे रक्त संबंधों के द्वारा जुड़े होंगे, या इन्होंने मान लो किसी को गोद लिया है ना, पति पत्नी ने, तब भी वो उनका क्या है, तब भी वो परिवार ही है। तो बर्गेस लॉक ने क्या कहा है, कि परिवार जो है एक व्यक्तियों का समूह है जो विवाह द्वारा या रक्त द्वारा अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मर्डॉक ने क्या बोला है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था, ये मैंने बताया ही है कि इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था और कहा था कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे परिवार रूपी संस्था ना पाई जाती हो। ठीक है, यानी कि एक सार्वभौमिक संस्था है जो सब जगह पाई जाती है। ठीक, किसने कहा है, मर्डॉक ने कहा है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीजीटी वगैरह में पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोगार्ट्स ने, इन्होंने क्या बोला है, पारिवारिक समूह जो है वो क्या है, प्रथम मानवीय पाठशाला है। ओके, यानी कि व्यक्ति को जो सबसे पहले सिखाता है कोई चीज़ें, वो कौन सिखाता है, उसका परिवार ही सिखाता है। तो प्राथमिक पाठशाला माना है बोगार्ट्स ने, किसको, परिवार को। नेक्स्ट है परिवार एक समिति भी है और संस्था भी है। बिल्कुल ठीक है, ये समिति भी है और एक ये संस्था भी है। अगर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर सदस्यों की संख्या के आधार पे देखेंगे, ठीक है, या फिर ये देखा जाएगा कि विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है ना, कि बच्चों के पालन पोषण के लिए बनाया जाता है, उनके जन्म के लिए बनाया जाता है, उनके समाजीकरण के लिए बनाया जाता है, उसके आधार पे देखेंगे तो ये एक समिति है। वहीं अगर परिवार को इसके एक नियमों की व्यवस्था के आधार पे देखेंगे तो ये क्या है, एक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट कूले ने परिवार को, यानी कि C.H. कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका और प्राथमिक पाठशाला कहा है। ठीक है, C.H. कूले ने भी क्या बोला है, मानव स्वभाव की पोशिका और प्राथमिक पाठशाला कहा है, किसको, परिवार को। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आपका। ठीक है, मतलब मानव स्वभाव को पोषण देने वाली, है ना, हमें चीज़ें सिखाने वाली सबसे पहली संस्था कौन है, परिवार ही है ना। हमारी प्राथमिक पाठशाला परिवार है, किसने कहा, C.H. कूले ने कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है, समाज को परिवारों का संकलन कहा है। भाई मान लो ये कुछ लोग हैं, ठीक है, ये मिलके एक परिवार बन गया। फिर ये कुछ और लोग हैं, ठीक है, माता पिता हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये भी परिवार बन गया। ये माता पिता है, ये उनका कोई बच्चा है, ठीक है, ये भी परिवार बन गया। तो ये जो परिवारों को मिला दिया, जब इन परिवारों को सबको मिला देंगे तो ये सब पूरा क्या बन जाता है, ये एक बन जाता है समाज। ठीक है,
तो समाज क्या है? परिवारों का संकलन है। जब कई परिवारों को हम आपस में मिला देते हैं भाई, तब वो सब क्या बन जाता है? एक समाज बन जाता है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ठीक है, क्लियर? ये सब जो डेफिनेशंस हैं, अगर ये आपके BA MA के एग्ज़ाम में आता है तो आप इन डेफिनेशंस को ऐसे ही लिखोगे, है ना। हमने कई सारी डेफिनेशंस पढ़ ली, जैसे कि पहले हमने पढ़ी मैकाइवर एवं पेज की, दूसरी ऑगवन निमकॉफ की पढ़ी, ठीक है, फिर नेक्स्ट जिसवर्ट की पढ़ी है, बर्गेस और लॉक की पढ़ी है। तो ये अगर आप 4 डेफिनेशंस लिख देते हैं तो बहुत हैं ये, ठीक है ना। तो आपका आंसर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, ठीक है, परिवार की विशेषताएं हैं। बहुत सिंपल है भाई, परिवार क्या होता है? पति पत्नी के बीच यौन संबंध होते हैं, ठीक है, सबसे पहली विशेषता। दूसरा भाई प्रजनन और संतानोत्पत्ति और वंश नाम की परंपरा की एक व्यवस्था है, ठीक है। प्रजनन भाई जो बच्चे होते हैं, है ना, संतानोत्पत्ति होती है, दूसरी विशेषता ये हो गई परिवार की। तीसरा बच्चों का लालन पालन होता है। फोर्थ आर्थिक व्यवस्था, है ना, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनको करने का काम भी किसका होता है? परिवार का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट दीर्घकालिक समूह, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ साल रहता है ख़त्म हो जाता है। परिवार क्या है? लंबे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है, दीर्घकाल तक। नेक्स्ट है एक निवास स्थान, भाई एक निवास स्थान होता है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? परिवार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त संबंधों का बंधन, यानी कि जो परिवार होता है उसमें माता पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, वो सब आपस में भाई पति पत्नी तो विवाह संबंधों के द्वारा जुड़े हैं, और जो उनके बच्चे हैं वो रक्त संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो जो परिवार है वो रक्त संबंधों का एक बंधन है, ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक संस्था है ना, यानी कि हमेशा से ही और हर एक समाज में पाई जाती है ये संस्था। सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन है, भाई परिवार जो होते हैं वो समाज में नियंत्रण लाने का भी काम करते हैं, लोगों के जो व्यवहार हैं उनको नियंत्रित करने का भी काम करते हैं, है ना। कैसे? अगर मान लो परिवार ना हो तो हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी का करेगा। मान लो जैसे हम अपनी फैमिली में हैं, ठीक है ना, तो हमको बोला जाता है कि तुमको भाई जो है मान लो इतने बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, ठीक है, घर में आ जाना है ना। अगर नहीं आओगे तो आपको पता है कि आपकी डांट पड़ेगी, है ना। या आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी इजाज़त आपको आपका परिवार नहीं देता है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपके व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है ना। तो ये जो परिवार होता है वो सामाजिक नियंत्रण का भी एक प्रभावी साधन है। इसके जरिए लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने का काम भी किया जाता है। नेक्स्ट भावात्मक लगाव, परिवार हमारा हमें भावात्मक आधार प्रदान करता है, भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है ना। जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ जाते हैं? भाई अपनी फैमिली से बात करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, है ना। जब हमें कहीं कोई नज़र नहीं आता तो हम उनसे बात करते हैं। तो एक जो भावात्मक सुरक्षा है ना, इमोशनल सपोर्ट है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी फैमिली, ठीक है। तो एक ये भी विशेषता है परिवार की। अपनत्व की भावना, कि भाई हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, अपनीपन की भावना होती है, बी फीलिंग होती है हमें परिवार के साथ में अपना, है ना। कहते हैं नहीं भाई आपस में हम कितना भी लड़ लें, लेकिन बाहर वाला कोई हमारी फैमिली के बारे में कुछ कहता है तो हम वो नहीं सुन पाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों? क्योंकि हमें अपनेपन की भावना है बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से, हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं भावात्मक रूप से, है ना। ये भी एक विशेषता है परिवार की। नेक्स्ट है सदस्यों का उत्तरदायित्व, है ना। हर एक सदस्य के अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं, असीमित उत्तरदायित्व बल्कि, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जिसको जितना काम दिया गया है वो उतना ही करेगा, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। जब जिसकी ज़रूरत होती है तब वो व्यक्ति अपना काम करता है। भाई मम्मी है हमारी तो हमारा ध्यान भी रख रही हैं, हम बीमार हो रहे हैं तब भी ध्यान रख रही हैं, ठीक है, खाना भी है, ठीक है, खाना भी बना रही हैं, कपड़े भी धो रही हैं, साफ़ सफाई भी कर रही हैं। भाई हमें भी कोई काम होता है तो हम भी, ऐसा नहीं है कि हम भाई सिलेक्टेड काम है हम वही करेंगे, हम भी मान लो साफ़ सफाई कर रहे हैं, हम भी खाना बना रहे हैं, ठीक है, या हमें बाहर का कोई काम है हम भी जो है सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक जो सदस्य होते हैं परिवार के, उनका उत्तरदायित्व जो होता है वो असीमित होता है। ऐसा नहीं है कि एक कोई डिफाइंड वर्क है वो उतना ही करेगा, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा व्यक्ति, ठीक है। तो एक ये विशेषता है। फिर अनिवार्य सदस्यता, भाई हर एक व्यक्ति अपने परिवार का सदस्य होता ही होता है। ऐसा तो है नहीं बिना परिवार के आपका अस्तित्व है, ठीक है ना कहीं से तो आप किसी न किसी से तो जुड़े हुए हैं ही, ठीक है। अनिवार्य रूप से व्यक्ति परिवार का सदस्य होता ही है। फिर समाजीकरण करता है जो परिवार है व्यक्ति का। एक बच्चा होता है वो कुछ नहीं जानता है जब जन्म लेता है, धीरे धीरे जब वो अपने परिवार में रहता है
उसका पालन पोषण होता है, तब वो अपने परिवार से चीज़ें सीखना शुरू करता है ना। यानी कि उसका समाजीकरण, समाज में रहने के लायक बनाने का काम सबसे पहले कौन करता है? हमारा परिवार करता है। ठीक है, तो समाजीकरण एक विशेषता है परिवार की, समाजीकरण करना। परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है ना, एक बेसिक कह सकते हो, एक मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट, है ना, मूलभूत जो भी आप इसको बोलो, है ना। ये कहते नहीं है एक बिल्डिंग में जो ईंट का काम है एक तरह से, वो कौन करता है? भाई ईंटों ईंटों से मिल करके तो बनती है पूरी बिल्डिंग, तो ये जो ईंट का काम है एक तरह से वो कौन करता है? परिवार करता है। ठीक है, तो मौलिक इकाई है परिवार एक समाज की, सीमित आकार होता है। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं है कि हज़ारों लोग हो जाएंगे परिवार के अंदर, ठीक है ना, वो तो सब रिश्तेदार हो जाते हैं। जब आप बहुत दूर तक, ये चाचे मामे, ताऊ, ताऊ का बेटा, इसका बेटा, उसका, मतलब, ठीक है, और जब बहुत दूर के हो जाते हैं तो वो आपके नातेदार, रिश्तेदार कहलाते हैं, जिनको आप किनशिप वाले चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। तो ये जो परिवार होता है उसका आकार क्या होता है? सीमित होता है। ठीक, तो ये सारी आपकी जो हैं, अब आधुनिक समाज में देखेंगे तो परिवार का आकार और ज़्यादा छोटा होने लगा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपकी परिवार की विशेषता हैं। एग्जाम्स में आप इसमें से जितनी याद रहें उतनी लिख सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इसको थोड़ा डिफाइन भी कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं परिवार के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट और खूब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। देखो, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि हर एक समाज में अलग अलग प्रकार के परिवार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़, ठीक है, या जनजातियों में और अलग बहुपति प्रथा चलती है, बहुपति, बहुपत्नी, ठीक है ना। तो उसके आधार पर परिवार के प्रकार भी अलग अलग हैं, तो वही हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। ओके, सबसे पहला आप लोग देखो, परिवार के संगठन एवं आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइज। सेकंड पढ़ोगे, सत्ता, निवास और वंश नाम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, रेसिडेंस एंड लाइनेज। ठीक है, इसके आधार पर हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। नेक्स्ट है विवाह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। ठीक है, इन 3 बेसिस पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। सबसे पहला संगठन और आकार के आधार पे। देखो, संगठन और आकार के आधार पे 3 टाइप की फैमिलीज़ होती हैं। पहला न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा जॉइंट फैमिली और तीसरा एक्सटेंडेड फैमिलीज़। ठीक है, अब देखो ये क्या होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिलीज़। देखो, न्यूक्लियर फैमिली की एक डेफिनेशन भी बहुत पूछी जाती है कि ये क्या होती हैं। इनको हम केंद्रक परिवार भी बोलते हैं, हिंदी में मूल परिवार भी कह सकते हो और एकाकी परिवार भी कह सकते हो। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम है, और न्यूक्लियर फैमिली इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो परिवार हैं ये हमारे वर्तमान समाज में या नगरीय समाजों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, एकाकी परिवार क्या होता है, पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है, अनमैरिड चाइल्ड। ओके, इसमें मेन बात यही है, अविवाहित बच्चे, बहुत याद रखना। न्यूक्लियर फैमिली क्या है, ऐसे परिवार जिनमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एकाकी परिवार कहते हैं। कोई भी एकांकी नहीं बोलेगा, एकांकी हिंदी में होती है ना। ये क्या है, एकाकी, न्यूक्लियर फैमिली, ऐसे परिवार या ऐसी फैमिली जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं, ऐसे परिवारों को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड टाइप क्या है, जॉइंट फैमिलीज़ या संयुक्त परिवार। ये जो हैं ऐसे परिवार होते हैं जिनमें 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही होती हैं, है ना। 3-4 पीढ़ियों तक के रक्त संबंधी पुरुष और उनके विवाह संबंधी स्त्रियां और उनके बच्चे एक साथ निवास करते हैं, ऐसे परिवारों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। और ये परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। ठीक है भाई, एक ही किचन तो होती है, उसी में खाना बनता है और ये सब एक ही साथ में उसी का भोजन करते हैं। ठीक है, परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं और आनुवांशिक व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय का संयुक्त रूप से उपभोग करते हैं। मतलब जैसे कि पहले क्या होता था, मान लो खेती किसानी करी जा रही है तो पूरा परिवार क्या कर रहा है, वही उनका जो पहले से ही व्यवसाय मान लो चलता चला आ रहा है ना, या कोई भी और काम,
तो जो पहले से काम चलता चला आ रहा है उसी से जो पैसा आता है उसी से ही पूरे घर का खर्चा चलता है। ठीक है। परिवार का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है वही सारे फैसले लेता है ना। जो मेन डिसीजंस लेने का काम कौन होता है? जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, इसे मुखिया बोला जाता है। और ये जो संयुक्त परिवार है ये सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो ये कहाँ की विशेषता है? हमारे भारतीय समाज की विशेषता है। ठीक है। तो 3-4 पीढ़ियों के, ठीक है, 3-4 पीढ़ियों, ऐसे लिखो, 3-4 पीढ़ियों तक के रक्त संबंधी पुरुष तथा उनके विवाह से संबंधित स्त्रियां व उनके बच्चे, ठीक है, निवास करते हैं। तो ऐसे परिवारों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। समझ में आया? 3-4 पीढ़ियों तक के रक्त संबंधी पुरुष, उनके विवाह से संबंधित स्त्रियां और उनके बच्चे जब निवास करते हैं तो ऐसे परिवारों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। और वो सभी एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं और जो आनुवांशिक व्यवसाय होता है उससे प्राप्त होने वाली आय से ही उनका सारा खर्चा चलता है, उसी का ही वो उपभोग करते हैं। तो ऐसे परिवारों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। ठीक है। अगर डिफाइन करोगे, डेफिनेशन लिखोगे तो उसको ऐसे ही लिखोगे भी आप। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया है वो है आपका विस्तृत परिवार या एक्सटेंडेड फैमिलीज। ये क्या होते हैं? ठीक है। इसको IP देसाई ने एक्सटेंडेड फैमिलीज, मिश्रित परिवार भी कहा है। ठीक है ना, मिक्स्ड फैमिली। किसने? IP देसाई। ठीक है, क्या कहा है? मिक्स्ड फैमिली। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार दोनों के ही गुण थोड़े से पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा है? एक्सटेंडेड फैमिलीज कहा है। इसमें क्या होता है? ऐसे परिवार होते हैं जिनमें माता पिता और उनके साथ उनके विवाहित और अविवाहित सभी पुत्र साथ साथ रहते हैं। ठीक है ना, चाहे विवाहित हों या अविवाहित हों, यद्यपि उनकी लेकिन अलग क्या है? लेकिन उनके जो आजीविका के तरीके हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है। क्या क्या है? माता पिता प्लस बच्चे कैसे होंगे? विवाहित भी हो सकते हैं और वो या अविवाहित। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। और दूसरा क्या है? लेकिन उनके जो आजीविका के साधन हैं, ठीक है, वो अलग अलग होंगे। मान लो पिताजी कुछ और काम कर रहे हैं और बच्चे कुछ और काम कर रहे हैं। भाई संयुक्त परिवार में क्या था कि वो आजीविका का साधन एक ही था उनका, जो उनका व्यवसाय था उसी से सबका खर्चा चल रहा था, है ना। सब अलग अलग काम नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई जो उनके बच्चे हैं, मान लो पिताजी कुछ और काम कर रहे हैं, एक बच्चा कोई बैंक में है, दूसरा कोई कुछ और बिजनेस कर रहा है, ठीक है, पिताजी टीचर है मान लो। ठीक है, तो ये जो हर एक व्यक्ति है उसमें क्या है, वो कुछ अलग काम कर रहा है। आजीविका के तरीके जो हैं उनके एक दूसरे से भिन्न हैं। अब ये जो परिवार होते हैं विस्तृत परिवार या एक्सटेंडेड फैमिलीज, इसमें एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसीलिए इन्होंने इसको क्या बोल दिया है? मिश्रित परिवार या फिर मिक्स्ड फैमिलीज। ठीक है ना, किसने बोला है? IP देसाई ने। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो संगठन और आकार के आधार पर 3 प्रकार के परिवार होते हैं: एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। एकाकी परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, संयुक्त परिवार में 3-4 पीढ़ियों तक के लोग एक साथ रह रहे होते हैं और उनकी आजीविका का साधन एक ही होता है। विस्तृत परिवार में माता पिता प्लस उनके विवाहित या अविवाहित कैसे भी बच्चे हों, लेकिन उनके जो आजीविका के साधन होंगे वो एक दूसरे से भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप की फैमिलीज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड साइज। नेक्स्ट आ जाते हैं सत्ता, निवास और वंश नाम के आधार पर, अथॉरिटी, रेजिडेंस एंड लाइनेज। ठीक है, 2 प्रकार के हैं, मातृ सत्तात्मक परिवार और पितृ सत्तात्मक परिवार। ठीक है ना, जो मातृ सत्तात्मक परिवार हैं और पितृ सत्तात्मक परिवार हैं ये क्या होते हैं? ठीक है, देखो ऐसे परिवार जिनमें जो पारिवारिक शक्ति होती है या निवास हो गया या वंश नाम हो गया, वो माता अथवा परिवार की जो वयोवृद्ध यानी कि जो वृद्ध स्त्री होती है
उसके हिसाब से होता है ना। यानी कि ऐसे परिवार जिनमें महिलाओं को प्रधानता दी जाती है उनको क्या कहते हैं, मातृ सत्तात्मक परिवार। माताओं की सत्ता यानी कि महिलाओं की सत्ता, माता मीन्स माता नहीं, महिलाओं की सत्ता, है ना। ये जो परिवार होते हैं इनमें विवाह के बाद में जो पुरुष होता है वो पत्नी के घर आकर के रहता है। हमारा जो समाज है, जो भारतीय समाज है या हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज का हो, ठीक है, उनमें क्या होता है, ये हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। कैसे हमारे यहाँ जो प्रधानता है वो किसकी है, पुरुषों की है ना। जो डिसीजन लेने का काम होता है वो पुरुष करते हैं हमारे यहाँ, है ना। लेकिन जो मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं वो किसकी प्रधानता होती है, वहाँ पे महिलाओं की होती है ना। अब इनमें क्या होता है, जो विवाह के बाद में पुरुष होता है वो अपनी पत्नी के घर आकर के रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, वही पति के घर जाती है पितृसत्तात्मक समाजों में। भाई हमारे समाज में क्या होता है, लड़की की शादी होती है वो लड़के के घर जाती है, क्यों, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है। वहीं जो मातृसत्तात्मक समाज होते हैं उनमें विवाह के बाद में पति अपनी पत्नी के घर आकर के रहता है। इसके अलावा जो वंश का नाम होता है वो मातृपक्ष के अकॉर्डिंग चलता है ना। जो मातृपक्ष होता है उसके ही वंश नाम पर व्यक्ति का नाम चलता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, पितृपक्ष के भैया जो सरनेम लगाते हैं या जो हम कहते हैं ना ये वंश चल रहा है, वो पिता का वंश चल रहा है हमारे यहाँ माना जाता है, क्यों, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है, पिता का वंश चलता है। जो मातृसत्तात्मक परिवार है वहाँ पे मातृपक्ष, जो बच्चे का सरनेम होगा वो माता के सरनेम पर होगा, ठीक है ना। जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है वो माता से पुत्र को नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, भाई पिता से उसके बेटे के पास जाती है संपत्ति, है ना। भाई जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके पास जाती है। अब तो खैर रूल चेंज हो गया है कि लड़की का भी बराबर का अधिकार है संपत्ति पर, है ना। लेकिन जो हम पितृसत्तात्मक समाजों में अगर देखें तो जो संपत्ति होती है वो पिता से उसके बेटे के पास में जाती है। भाई राजा के बाद में उसका बेटा ही तो राजा बनता है, बेटी तो राजा नहीं बनती थी, क्यों, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन जो मातृसत्तात्मक समाज होते हैं उसमें जो संपत्ति होती है वो किसके पास जाती है, माता से उसकी बेटी के पास जाती है, ठीक है ना। भारत में बहुत सी जनजातियाँ हैं, ये जो ज़्यादातर जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जनजातियों में ही देखने को मिलते हैं, हमारे समाजों में ये नहीं होते हैं। अगर हम देखें अपने भारतीय समाज में जल्दी ये नहीं, भारतीय नहीं मतलब हिंदू समाज में ये नहीं मिलेंगे आपको, जनजातियों में देखने को मिलते हैं, जो ट्राइब्स होती हैं, है ना। कहाँ कहाँ पे, खासी, गारो और मालाबार की एक नायर जनजाति है, लिखा भी है, ठीक है। मालाबार में एक जनजाति पाई जाती है नायर। यहाँ पर इस तरह के परिवारों का प्रचलन है, किस तरह के, मातृसत्तात्मक परिवारों का। नायर जो कि मालाबार में पाई जाती है, खासी और गारो, ये 3 जनजातियाँ ऐसी हैं जहाँ पे मातृसत्तात्मक परिवार या मैट्रियार्कल फैमिलीज पाई जाती हैं, ठीक है। पितृसत्तात्मक समाज बता ही दिया है मैंने। ऐसे परिवार जिनमें सत्ता, निवास व वंशनाम के दृष्टिकोण से पुरुषों की प्रधानता होती है, और जो संपत्ति होती है उसका हस्तांतरण पिता से बेटे के पास जाता है ना। जो भी अधिकार होते हैं वो पुरुषों के पक्ष में होते हैं, है ना। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पितृसत्तात्मक समाजों में होते हैं। जैसे हमारे हिंदू, मुस्लिम और भील समाज में देखा जाए तो पितृसत्तात्मक समाज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सत्ता, निवास और वंश नाम के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इसमें पूछा जाता है कि किन समाजों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, तो किन जनजातियों में, तो आप बता दोगे नायर जनजाति, खासी जनजाति और गारो जनजाति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है विवाह के आधार पे। विवाह के आधार पे देखो सबसे मेनली इसको 2 भागों में बांटा है। पहला एक विवाही परिवार और दूसरा बहुविवाही परिवार, ठीक है। एक विवाही परिवार तो हमको पता है, मोनोगेमस फैमिली, मतलब जिसमें एक समय में एक ही से विवाह हो सकता है ना। एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह क्या कहलाएगा, एक विवाही परिवार, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ वर्तमान समाज में, भाई हमारे यहाँ चलता है कि हिंदू समाज में कि एक समय में व्यक्ति एक ही स्त्री या एक ही पुरुष से विवाह कर सकता है। दूसरा विवाह कब किया जा सकता है, जब जो उनका लाइफ पार्टनर है उसकी मृत्यु हो गई हो, या तो ठीक है उसकी डेथ हो गई हो, और या फिर उनका डिवोर्स हो गया हो, तब वो दूसरा विवाह कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं लीगल है, ठीक है। तो ये जो परिवार होते हैं ये तो होगा एक विवाही परिवार, मोनोगैमस फैमिली, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनोगैमस फैमिली। दूसरा बहुविवाही परिवार होते हैं, ये देखो
ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, है ना। बहुविवाही यानी कि एक से ज़्यादा विवाह, पॉलीगेमस फैमिलीज़। पॉलीगेमस फैमिलीज़ भी दो टाइप की होती हैं, बहुपत्नी विवाही परिवार और बहुपति विवाही परिवार। ये क्या होते हैं, पॉलीजिनस और पॉलीएंड्रस फैमिली। देखो ये भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो बहुपति होते हैं ये भी दो प्रकार के हो गए, भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार और अभ्रातृक बहुपति विवाही परिवार। पैटर्नल पॉलीएंड्रस फैमिली, नॉन पैटर्नल पॉलीएंड्रस फैमिली। ठीक है, अभी इनको देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। देखो बहुविवाहिक को ही हम अभी पढ़ेंगे, एक विवाह तो मैंने बता दिया। ठीक है, बहुविवाह दो प्रकार के, बहुपत्नी और बहुपति विवाह। ये होते कहाँ है, अच्छा ये जनजातियों में ही देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है ना, हम लोग अपने आसपास नहीं देखेंगे, और अगर हो भी गया तो वो लीगल नहीं होगा, जेल हो जाएगी उसको। ठीक है ना, या वो वैलिड ही नहीं होगा। तो ये जो जनजातियों में देखने को मिलता है, बहुपत्नी विवाही परिवार और बहुपति विवाही परिवार। देखो ये होते क्या क्या है, एक विवाहित मैंने बता दिया। ठीक है, एक विवाही परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसका निर्माण एक पुरुष और एक स्त्री के वैवाहिक संबंधों से होता है। उनके अविवाहित एवं आश्रित बच्चे भी साथ में रह सकते हैं या नहीं भी रहते हैं। ठीक है, मर्डॉक ने 238 समाजों की वैवाहिक पद्धति का अध्ययन किया, जिसमें से मात्र 43 में ही मुख्य रूप से एक विवाही परिवार का प्रचलन था। ठीक है, 238 में से केवल 43 में ही उन्होंने देखा। बहुविवाही, इस तरह के परिवार में एक से अधिक यौन साथी होते हैं। ठीक है, यानी कि सेक्स रिलेशन जो है एक से अधिक लोगों से रखते हैं, एक विवाह में एक समय में एक ही से। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एक पुरुष को कई स्त्रियों या एक स्त्री को कई पतियों से संबंध होता है। बहुत लोग शायद ये समझते हैं कि जो एक विवाही परिवार है वही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है ना, लेकिन मर्डॉक ने कहा कि ये जो है एक भ्रामक तथ्य है। उन्होंने 565 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया और यह पाया कि विश्व में 80%, ये 80 समाजों के अंतर्गत बहुविवाह प्रथा का प्रचलन है। जब उन्होंने अलग अलग समाजों का अध्ययन किया, 565 समाजों का अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या कहा, बहुविवाह सबसे ज़्यादा चलता है, एक विवाह नहीं चलता। हम लोग को ऐसा लगता है कि एक विवाह ही सबसे ज़्यादा चलता होगा सब जगह। ठीक है, तो इसमें उन्होंने दो प्रकार के बहुविवाह बताए हैं, बहुपत्नी विवाही परिवार, पॉलीजिनस फैमिलीज़ क्या होते हैं। देखो जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये एक पति है ना, उसकी देखो ये कितनी सारी पत्नियां हैं। ठीक है, सब बैठी हुई हैं, ये सारी की सारी इसकी क्या है, पत्नियां हैं। इसको आप गूगल भी करोगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, उसमें पढ़ना। ये देखो क्या होता है, बहुविवाह के अंतर्गत बहुपत्नी विवाह सबसे अधिक प्रचलित प्रथा है, यानी कि एक पति और उसकी बहुत सारी पत्नियाँ। मर्डॉक के एक तुलनात्मक अध्ययन से यह पता भी चला है कि उन्होंने 238 में से 193 समाजों में बहुपत्नी विवाह ही पाया जाता है। ये देखा जाए तो पितृसत्ता का भी हमको थोड़ा थोड़ा एक एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें। भाई पितृसत्ता ही तो है कि लड़का एक ही है, उसकी पत्नियां कई सारी हैं, इसमें भी तो पुरुष की प्रधानता दिखाई जा रही है ना। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अध्ययन किया तो 238 में से 193 समाजों में बहुपत्नी विवाह ही पाया जा रहा है, यानी कि 81% जो विवाह हैं वो कैसे हैं, बहुपत्नी विवाह हैं। जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सभी को एक ही पारिवारिक इकाई के रूप में रखता है, तब ऐसे परिवारों को बहुपत्नी विवाह परिवार कहते हैं। ठीक है, एक पुरुष होगा और वो एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है और एक पारिवारिक इकाई के रूप में रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपत्नी विवाही परिवार। ठीक है, बहुपति विवाही परिवार क्या होते हैं, बहुपत्नी विवाह की तुलना में ये थोड़ा सा कम प्रचलन में है ना। इसमें क्या होता है, एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं, ये पति आपस में भाई होते हैं, तो ऐसे परिवार को भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्रस फैमिली। और जब वो आपस में भाई नहीं होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या रिश्तेदार नहीं भी होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, नॉन फ्रैटर्नल या अभ्रातृक बहुपति विवाही परिवार। ठीक है, भारत की टोडा और मालाबार की जो केरल में जो नायर जनजाति है, ठीक है, टोडा और नायर जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है ना, क्योंकि नायर क्या है, मातृसत्तात्मक समाज है ना। जब मातृसत्तात्मक है तभी तो यहाँ पर ये पाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो है बहुपति विवाह, ये आपकी एक है अभी, अच्छा आगे भी पढ़ोगे। खैर, इसमें है खस जनजाति। ठीक है, देहरादून की खस जनजाति है, वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुपति विवाह प्रथा चलती है। उसका रीज़न क्या है, जैसे आपको पता है कि भाई महाभारत में आपने देखा होगा कि द्रौपदी के 5 पति थे। भाई जो पांडव थे पांचों के पांचों, वो द्रौपदी के पति थे। ठीक है, तो ये लोग जो हैं
खस जनजाति के जो लोग हैं ये लोग कहते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं। इस वजह से ये लोग भी उसी प्रथा को फॉलो करते हैं और एक स्त्री के कई कई पति होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये लोग बहुपति विवाह उन समाज में, यानी कि ये जो खस जनजाति है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। देखो ये फ़ोटो से आप देखो, इसको गूगल करना, ठीक है, तो उसमें भी आपको मिलेगा। यहाँ लिखा है, यहाँ आज भी मौजूद है पांचाली, सभी भाई एक ही लड़की से करते हैं शादी। जैसे कि हमने पढ़ा, इसको हम क्या कहेंगे, भ्रातृक बहुपति विवाह। जब आपस में सब भाई होते हैं, जब आपस में भाई नहीं होते हैं लड़के तो अभ्रातृक, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, उत्तराखंड के जौनसर बाबर और दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में और नीलगिरी के टोडा, कलर चेंज कर लें, देखो दिखेगा फिर सही, ठीक। कहाँ कहाँ पे, जौनसर बाबर और दक्षिण कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में, नीलगिरी के टोडा में, त्रावणकोर के नायर, मालाबार हिल्स के इजहेड जनजाति और नेपाल के लामा समुदाय है ना। इसके अलावा देहरादून की खासी जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की गालोंग जनजाति, केरल की माला मदेसर, मालविन, कोटा, करवाजी, पुलाया, मुथुआन और मन्नान जनजातियों में भी यह बहुपति प्रथा अब भी प्रचलित है, ठीक है ना। देखो कितनी जगह चल रही है। मेनली हमको क्या का नायर तो याद ही रखनी है, टोडा हो गई, ठीक है, फिर आपकी खासी जनजाति हो गई देहरादून की, इन सब जगहों पे देखने को मिलती है। ये देखो ये सारे के सारे हैं ना, ये आपस में भाई भाई हैं और ये लड़की है, इसने इन पांचों से विवाह किया हुआ है, ठीक है। अभी देखो इसने पूरी स्टोरी भी बताई है अपनी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो ये तस्वीर उत्तराखंड की रहने वाली राजू की है, जो देहरादून के एक गांव में रहती है। राजू की शादी एक लड़के से हुई, फिर बाद में उसे उसे पति के बाकी भाइयों से भी शादी करनी पड़ी, ठीक है। ये होता है उनमें कि कई जनजातियों में ये होता है कि शादी एक से होती है और बाकी के जो उसके भाई होते हैं वो स्वतः ही उस लड़की के पति बन जाते हैं, है ना। जैसे पांडवों में हुआ था कि विवाह एक ही से हुआ था, लेकिन बाद में वो पांचों की पत्नी अपने आप ही बन गई थी, ठीक है, कहलाई, है ना। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, उस पर अभी नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस जनजाति में भी यही होता है, जो देहरादून की खासी जनजाति है, तो वहाँ पे क्या होता है कि विवाह एक से होता है और उसके जो लड़के के भाई होते हैं वो स्वतः ही उस लड़की के पति बन जाते हैं। हालांकि राजू इस शादी से बेहद खुश हैं। उसके पांचों भाइयों से शारीरिक संबंध हैं और उसका एक बेटा भी है, लेकिन उसके पांचों पति में से उस बच्चे का जैविक पिता कौन है यह किसी को भी नहीं पता है। वहीं पांच भाइयों की एक पत्नी होने के बावजूद भी भाइयों में किसी तरीके का कोई तनाव या मतभेद नहीं है। ये देखा जाए तो जब रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें एक केस स्टडी होती है, तो एक उस केस स्टडी की टाइप का है कि उन्होंने वहाँ जाके देखा होगा, उससे बात करी कि भाई तुम्हारे 5 पति हैं तो तुम्हें कोई समस्या तो नहीं होती है, तो उसने कहा नहीं, वो बहुत खुश है उनसे, ठीक है ना। और कोई उनके बीच में तनाव या मतभेद भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है ना, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और वह सभी को समान रूप से प्यार करती है और उसके पति भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। पूरा परिवार मिलजुल कर घर की जिम्मेदारी उठाता है। राजू कहती हैं कि उसे कभी, ठीक है, इस परंपरा से कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई और उसे बचपन से ही पता था कि उसे कई पुरुषों से शादी करनी होगी, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी हो गई आपकी, और आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।